Okay, students, let us start our class. So, first of all, we will study what is natural resource. It is the first topic that you need to read. पहला टॉपिक है जो पढ़ना जरूरी है. तो नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल आंसर है. हर वो चीज जो हमें नेचर से मिला है और हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में, ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स. एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, since all these are obtained from the nature, they are called natural resources. We use the natural resource in our daily life. So the first question arises here, what is natural? Okay, now hope you got the answer. All those things which we get from the nature and utilize in our daily life is called natural resource. So here some examples of the natural resource has been given. Air, water, soil can be exhausted by human activity. Means these are the substances or these are the natural resources which can be destroyed by human activity, which can be polluted by human activity. That's why they are called air pollution, water pollution, and soil pollution. So you have already studied in class 7. In the light of availability of the various resources in nature, the natural resource can be classified on the basis of availability into two kinds. मतलब ये नेचुरल रिसोर्स कितना अवेलेबल है और किस लेवल तक अवेलेबल है, इसको इसके आधार पर नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है. नेचुरल रिसोर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड classification into two broad sections, that is called inexhaustible and exhaustible natural resource. मतलब वो नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम बर्बाद नहीं कर सकते, वो इतने ज्यादा अमाउंट में है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता. अनलिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. तो यहाँ क्वेश्चन आता है, classify natural resource on the basis of its availability के आधार पर नेचुरल रिसोर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है. So natural resources has been divided into two broad sections, that is called inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. So those natural resources which is present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Human activity से पूरी तरह से exhaust उसे नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? inexhaustible. in मतलब नहीं कर सकते, exhaust मतलब बर्बाद. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन कौन है बेटा? सनलाइट और एयर. सबको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? यस सर. यस सर. सो यहाँ पे लिख लेंगे डिफाइन इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स विद एग्जांपल. Exhaustible natural resource with example. So hope you got the answer of first one. Inexhaustible means in मतलब बेटा इनका मतलब क्या बताया था? अनलिमिटेड. इनका मतलब नहीं कर सकते, not able to exhaust मतलब बर्बाद.
समझ में आया कि नहीं आया? इनका मतलब क्या हुआ? नॉट एबल टू एग्जॉस्ट, Not मतलब पूरी तरह से हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। सो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जो बर्बाद हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। किसके कारण बेटा? ह्यूमन एक्टिविटी। human. The amount of these resources in nature is limited and they can be exhausted, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है by human activity। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड लाइफ, जिसको इंसान पूरी तरह से यूज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, coal, petroleum, natural gas. These all are the very good example of exhaustible natural resource. Examples को अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शनल में, एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे करके, और पूछता है कि बताओ कौन जो है एग्जॉस्टेबल है, कौन जो है इनएग्जॉस्टेबल है। और बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल के नाम पर। तो इसको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है और थोड़ा सा लर्न भी करना है। फॉरेस्ट इन एग्जॉस्टेबल है, पेट्रोलियम, कोल, ये सब तो एग्जॉस्टेबल है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वाइल्ड लाइफ एग्जॉस्टेबल है, मिनरल्स एग्जॉस्टेबल है। ऐसे रिफॉरेस्टेशन कर करके हम इसको अच्छा कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे Yes. दिया हुआ है बेटा, आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे सब कोई। लिखा हुआ है टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद द पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफीज एक्सेट्रा, जो भी डाल दो। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स इन 7, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप सब ग्रुप्स containing 1, 2 and 4 student, label them as first, second and third generation respectively, and these groups, subgroups represent the consumers. As the population is growing, second and the third generation have large number of consumers, and put one full container for each such group on the table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatable from the container of this group. Now ask the second generation to consume. Ask the student of others observe carefully and availability of the eatable in each container. If some things is left in the container, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatable no or not. For बहुत बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो चलो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये हो गया एक इंसान और ये हो गई उसकी पत्नी, ठीक है। यहाँ पर गॉड ने बहुत सारा रिसोर्सेज दे रखा था, बहुत सारा रिसोर्सेज दे रखा था। ये रिसोर्सेज इन दोनों इंसानों के लिए, ये मेल है ये फीमेल है, इन दोनों के लिए काफी था, आराम से यूज कर रहे थे ना बेटा? समझ में आ रहा है बात? अब इन दोनों यस सर। हाँ, इन दोनों से बहुत सारे बच्चे हो गए, मान लो 4 बच्चे हो गए। इन चारों बच्चों के लिए भी ये काफी था, बहुत ज्यादा अमाउंट में था, एंड दे कैन इजिली कंज्यूम देम। नाउ दे अगेन grow and give birth to lots of offspring। अब ये इतने ज्यादा बच्चा पैदा कर दिए कि अब इन बच्चों के लिए, क्या ये थर्ड जनरेशन है? ये फर्स्ट जनरेशन था, ये सेकंड जनरेशन, अब ये थर्ड जनरेशन है। बताओ थर्ड जनरेशन के लिए क्या ये अवेलेबल है? क्या अवेलेबल रह पाएगा? नो सर। कम पड़ जाएगा No, कि नहीं कम sir. पड़ जाएगा? यही कहानी यहाँ पर इस एक्टिविटी में कही गई कि नेचुरल रिसोर्स जितना है उतना है, वो लिमिटेड अमाउंट में है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। यदि पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसका यूजेस भी बढ़ेगा, और यदि उसका यूजेस बढ़ता है तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स की क्वांटिटी घटती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर।
ये कौन से टाइप का एग्जांपल था? एग्जॉस्टेबल कि इनएग्जॉस्टेबल? कौन सा नेचुरल रिसोर्स है ये? Exhaustible. आज जानते हो क्या हो रहा है? कोयला के साथ भी सेम कहानी है। कोल, जिसे हम लोग बोलते हैं कोयला, आज के डेट में ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना जीना नामुमकिन है। इसके बिना जीना, जीवन सोचना भी मुश्किल है। कोयला ये कैसे बना था आप लोगों को पता है? बहुत लोग जानते होंगे, बहुतों को नहीं पता। बहुत सालों पहले, लाखों सालों पहले क्या होता था कि बहुत सारे जंगल थे हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे बहुत सारा जंगल था। ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी कुछ ऐसा हुआ, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर से नीचे हो गए। जितना भी जंगल था वो एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर था, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट नीचे आ गया और जंगल इसमें फंस गया और इसी तरह से ये जमीन के अंदर चला गया और टेक्टोनिक प्लेट इसको ऊपर से घेर लिया। घेरने के बाद इसके ऊपर नए नए पेड़ पौधे आ गए। अब ये क्या हुआ, अंदर में अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है। कितनी गर्मी है? इसका जो कोर है उसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसका जो मेंटल इसका टेम्परेचर लगभग 2600 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1300 से लेकर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और ऊपर का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, अर्थ का टेम्परेचर जितना है उतना है। तो अंदरूनी गर्मी के कारण, इंटरनल हीट के कारण और ऊपर से जो ह्यूज प्रेशर पड़ा उसके कारण ये जो पेड़ पौधे थे ये पूरी तरह से झुलस गए और झुलस के ये क्या बन गया? कोल बन गया। क्या बन गया बेटा? Coal. Coal. है कहानी? यस सर। Yes, sir. रिपीट करूं? समझ में गया? फिर से रिपीट करना, जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? रहने दीजिए सर। हाँ, तो अर्थ के अंदर अंदरूनी गर्मी और इंटरनल हीट और एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से कोल एक सेडिमेंट्री रॉक बन गया जो कि मेनली प्लांट से बना था। और जब समुंदर का पानी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, बहुत बड़े बड़े फिश, बहुत सारे पेड़ पौधे सब एक साथ फंस गए जमीन के अंदर। ये सब के सब मरे, सड़े, गले। इनको इंटरनल हीट और ऊपर से जो प्रेशर था वो उसके शरीर में से फैट निकाल दिया, चर्बी निकाल दिया, मछलियों का चर्बी। पेड़ पौधे जो थे उसी में सब मिक्स हो गए। मिक्स होकर जो बना वो क्या बना? पेट्रोलियम। दोनों मतलब समझ में आया? सिर्फ कोयला, जब पेड़ अंदर दब गया तो क्या बना? कोल। सिर्फ पेड़ अंदर गया तो क्या बना था बेटा? कोल। और पेड़ के साथ बहुत सारे जानवर भी अंदर चले गए, मछलियां अंदर चली गई, बहुत बड़े बड़े जानवर, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां। अभी उसके नजर में देखा जाए तो अपना ये जो फिश है ना, क्या उसको बोलते हैं, वेल, वो अभी उसके मुकाबले छोटा पड़ जाएंगे। वैसे वैसे मछलियां, समझ में आया ना? वो सारी मछलियां अंदर चली गई। उनके बॉडी का जितना भी चर्बी था, सारा चर्बी जो है गल करके, चर्बी का मतलब फैट गल करके उसी में मिक्स हो गया। एकदम जैसे काला कचरा नहीं होता है, बिल्कुल वैसा वो हो गया पेट्रोलियम। तो इस तरह से कोयला और पेट्रोलियम बना। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes, तो sir. हम लोग ये पढ़ते हैं। ऐसे तो हम लोग बहुत बचपन से ही इस बारे में बहुत सारी जानकारियां, हमारे जो छोटे क्लासेस में हम लोग जब थे तो हमारे टीचर्स हम लोगों को बताया करती थी। आप लोगों को भी जरूर बताई होंगी, लेकिन अब उसको थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयला देखा होगा, इवन आप लोगों ने सुना होगा। इट इज द हार्ड एज स्टोन, ये स्टोन की तरह हार्ड होता है। एंड इज ब्लैक इन कलर, और कैसा होता है बेटा? ब्लैक होता है कलर में। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। कोयला से आज भी फूड कुक किए जाते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े होटल्स वगैरह में, जो रास्ते के साइड में होटल्स वगैरह हैं, वो लोग गैस पे तो खैर बना रहे हैं, आज के डेट में गैस अवेलेबल हो गया ज़्यादा, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे आपको मिलेगा कोयला का चूल्हा, जिसपे देखोगे आप चाय बनाते हुए लोगों को। देखे हो क्या?
चाय वगैरह बनाना। Yes, sir. Yes, sir. It is earlier. It was used in railway engines. पहले यूज किया जाता था, वॉज लिखा है। रेलवे इंजन क्या होता था? रेलवे इंजन में क्या होता था? हाँ, इंजन हुआ करता था और ये मान लो चक्का है और यहाँ पे भट्टी जल रही है और उसमें कोयला फेंका जा रहा है। उससे क्या हो जाए? पानी गर्म हो रहा है और पानी जब गर्म होता था तो वो भाप बनता था, भाप बनता था तो वो चक्के को धक्का मारता था और तब जाकर के स्टीम इंजन चलती थी। ये कौन सी इंजन थी भाई? स्टीम इंजन। ये कैसे चलती थी? स्टीम से चलती थी। और ये स्टीम कैसे बनता था? कोयला के जलने से बनता था। आप लोगों ने ये ऐसा इंजन कहीं देखा है क्या? नहीं देखा? No, sir. सुना है। आज No, मैं sir. आज मैं इसका ये YouTube में इसका एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? स्टीम इंजन का। समझ में आया? इट इज सर प्रोड्यूस। बोलो बेटा। सर मतलब कहीं पे जहाँ पानी नहीं होता था वहां से ये स्टीम इंजन जाती थी तो उसी के पानी से ना सब कोई वहां पे यूज करता था। पानी अरे स्टीम तो धुआं बन के निकल जाएगा, उसका पानी सर कैसे जो यूज होगा? बचता था मतलब बाद हाँ, में। वो यूज होता था, ठीक है। So it is used in the railway engine to produce steam to run engine. It is also used in a thermal power station. ये तो जब पता है थर्मल पावर स्टेशन, पावर प्लांट होता है ना, पावर प्लांट जहाँ पे पावर बनता है। पावर प्लांट का sir. मतलब हो गया पावर स्टेशन। अब वहां पे Yes, पावर sir. स्टेशन बहुत तरह के होते हैं। इसमें एक हो गया थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट। दूसरा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो पावर प्लांट। तीसरा हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी जियोथर्मल पावर प्लांट भी आ गया है, जियोथर्मल पावर प्लांट भी आ गया है। बहुत तरह के आए हुए हैं। मैं आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट के बारे में बता। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि एक टरबाइन मशीन होती है। कौन सी मशीन? टरबाइन मशीन। Turbine. इसमें डायनामो लगा हुआ है, ऐसे चरखी लगी हुई है, ऐसे ऐसे चरखी लगी हुई है। हाँ, और ये मशीन है, इधर में मशीन है, बहुत मोटी सी मशीन है। यहाँ पे क्या कर देते हैं? पहले बॉयलर में पानी बॉईल करवाया जाता है। ये बॉयलर है, क्या है? बॉयलर। बॉयलर में पानी बॉईल करवा गया। जब पानी बॉयल हो गया तो इसका पानी जो है भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है और इस स्टीम से इस चरखी को, टरबाइन मशीन से इस चरखी को नचाया जाता है और जैसे ही ये घूमने लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में सारा काम स्टीम से होता है। किससे होता है? स्टीम से। और इस स्टीम के लिए आपको हीट चाहिए। ये हीट कौन लेके आएगा? कोल लेके आएगा। तो थर्मल पावर प्लांट में सारा काम किससे होता है बेटा? कोयला से होता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? आया ना सबको? Yes, sir. It Yes, is sir. also Yes, sir. used in thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. आज बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो इंडस्ट्रीज चल रहे हैं तो सिर्फ एक ही कारण से, और वो कारण है उनका फ्यूल। और फ्यूल सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन सस्ता होगा। प्रोडक्शन सस्ता होगा तभी मार्केटिंग सस्ता होगा, और मार्केटिंग सस्ता होगा तभी सेलिंग अच्छा होगा। समझ में आया? तो फ्यूल बहुत बड़ा मायने रखता है, और यदि फ्यूल सस्ता नहीं हुआ, चीप नहीं हुआ, तो सारी चीजें महंगी होने लगेंगी, और महंगी होने लगेंगी तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के मुकाबले कोई दूसरा इंडस्ट्री आएगा और वो इसको बंद करा देगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर पैसा का। और पैसा सस्ता कैसे होगा? सस्ते किससे? सस्ते कोल Fuel से। से। Fuel. कोल इज Fuel ऑल्सो से। यूज्ड, हाँ फ्यूल से। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री। आज के डेट में जितना भी लोहा का इंडस्ट्री है, इवन बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कोयला पर। यदि एक महीने के लिए कोयला बंद कर दिया जाए ना, तो अपना जो जीडीपी रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेट है वो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, धराशायी हो जाएगा। हम लोग का प्रोडक्शन रेट खत्म हो जाएगा। और सोचो कि बोला जाता है ये कोल जो आज के डेट में बचा हुआ है मात्र 30 साल के लिए बचा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि 30 साल के बाद अपना कंट्री कहाँ होगा, सोचने वाली बात है। अदानी कंपनी कह रही है, अदानी कंपनी नाम सुने हो? अदानी फॉर्चून वाली जो कंपनी है, Yes, sir.
फॉर्चून के जो ऑयल नहीं आता है, उस कंपनी का जो मालिक है वो अदानी है। वो ऑस्ट्रेलिया से, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्ट करने वाला है क्या? कोल। सोचने वाली बात है। सोचो हम कितना नीचे गिर गया। अपना कोयला खत्म कर लिए, अपना पेट्रोल तो अपने पास तो पेट्रोल था ही नहीं। आज तो पूरी तरह से हम पेट्रोल के को लेकर के डिपेंडेंट है बाहर के कंट्रीज पे, यानी कि इराक, ईरान वगैरह कंट्री पे डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम नहीं है। कल के डेट में ईरान, इराक कह दे, ऑस्ट्रेलिया कह दे कि भाई मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला, चाहिए, तो सोचो कि हम कहाँ होंगे। About 300 million years ago, the earth and have a dense forest. 300 मिलियन साल पहले, टाइम याद रखिएगा, अर्थ में कुछ भी नहीं था। एंड लो लाइंग वेटलैंड, और क्या था? वेटलैंड था। वेटलैंड का मतलब कीचड़ था, दलदल था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड, सारे के सारे फॉरेस्ट जमीन के अंदर चले गए। अंडर द सॉइल, एज द सॉइल इज डिपोजिटेड, एक के बाद एक सॉइल उसके ऊपर डिपोजिट होता रहा। दे वेयर कंप्रेस्ड, वो प्रेस्ड हो गए। हाईली प्रेशर उसके ऊपर पड़ गया। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, अंदर जाने के कारण उनका टेम्परेचर भी अंदर से बढ़ा। दे सैंक डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। क्या बन गया भाई? डेड प्लांट्स पूरी तरह से कोयला में कन्वर्ट हो गए। एज द कोल कंटेन कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसको क्या बोला गया? प्लांट के अंदर जो कार्बन था, उस कार्बन को कोयला में बनने के प्रोसेस को क्या बोला गया? कार्बोनाइजेशन। डिफाइन कार्बोनाइजेशन। ये वाला तो पेज में छोड़ ही दिया था, फॉसिल फ्यूल वाला टॉपिक। चलो कोई नहीं, मैं अभी बताता हूँ। समझ में आया बेटा ये वाला? क्लियर हुआ ये? Yes, sir. As Yes, the sir. coal containing mainly carbon, the slow process conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. समझ में आ गया होगा? Since it is formed from the remains of the vegetation, coal is also called fossil fuel. कोल को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये वेजिटेशन से बना है। फॉसिल फ्यूल। हाँ, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बना हुआ है। सो व्हाई इज द कोल कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा, डिफाइन फॉसिल फ्यूल। मैं बता रहा हूं इसका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? टाइम खत्म हो चुका है, 7 मिनट बचा हुआ है। चलो इस वाले पेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। इधर वाला पेज कुछ छूट गया था। Assume that eatable is in the container is total availability of exhaustible natural resource like coal. वही जो एक्टिविटी था ना, उसी एक्टिविटी का पार्ट है। मान लो कि उसमें कोयला है या पेट्रोलियम है, जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ था, थर्ड जनरेशन तक जाते जाते खत्म हो गया। मान लो आज जिस गति से हम अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कोल, पेट्रोलियम को यूटिलाइज कर रहे हैं, आप लोग भी हो सकता है, अभी आप लोग 14 ईयर्स के हो, जैसे ही जाओगे, मान लो आप 30 ईयर्स 40 ईयर्स के करीब होगे, कोयला का अमाउंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद उनको कोयला और पेट्रोलियम सुनने को मिलेगा, और नेचुरल गैस। समझ में आया कि नहीं? आपके जनरेशन में इतनी बुरी तरह से ये एग्जॉस्ट हो चुका रहेगा कि शायद ये देखने को मिलेगा ही नहीं। एज द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप इज ट्रू ग्रीडी, जो भी अर्लियर ग्रुप होते हैं वो इतने ग्रीडी होते हैं, इतनी बुरी तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं कि बाद के जनरेशन के बारे में सोचते नहीं, और बाद का जनरेशन इससे महरूम रह जाता है, उन्हें मिलता ही नहीं है। बात समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? ये जो एक्टिविटी थी इसकी, उसका जो एम था वो यही समझाना था कि हम जिस गति से नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे बाद वाला जो जनरेशन है या उसके बाद वाला जनरेशन है, वो नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम का नाम तो सुनेंगे लेकिन उन्हें देखे नहीं होंगे। जैसे आज हम डोडो जानते हैं लेकिन डोडो को देखे नहीं हैं। डोडो को हम लोग खा गए,
हम नहीं खा गए, हमारे अर्लियर जनरेशन खा गए। ये बिल्कुल हेन जैसा ही एक जानवर था, इसका चोंच जो था, इसका जो बिक था वो थोड़ा मोटा सा था, ऐसा मोटा सा चोंच था, हेन की तरह का जानवर था। उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही कोल और पेट्रोलियम को जिस गति से यूटिलाइज किया जा रहा है, आने वाले जनरेशन के लिए बचेगा नहीं। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum, natural gas, etc. They are formed from the dead remains of the living organism, and they are also called fossil fuel. इसे क्या कहते हैं हम लोग? Fossil fuel कहते हैं। So, describe, एक और क्वेश्चन लिखो, how is coal formed? How was coal formed? कैसे बना था? How was coal formed? ये क्वेश्चन है बेटा। ये पूरी स्टोरी आप लोग अपने भाषा में लिख लोगे ना? जिनको नहीं Yes, लिखना है sir. वो लोग यहाँ से ले लेंगे, बट अपने भाषा में लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी और ज्यादा देर तक। देखो ये कोल माइन है, यहाँ से कोयला निकलता है, लिखा हुआ है व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोयला को जलाया जाता है, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला को जब जलाया जाता है तो क्या निकालता है? सॉरी, कोयला को जब जलाया जाता है, कोयला में कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। कोल से बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है और कोल गैस बनाया जाता है। सो यहाँ पे लिख लो, स्टेट any 3 products that are produced with the help of coal, that are produced with the help of coal. नोट कर लिया? sir. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी खत्म हो चुका है। ठीक है, होप कि आप लोगों को आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारा पॉइंट बहुत क्लियरली मैंने डिस्कस करा। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर आप लोग मेरे से कल डिस्कस कर सकते हैं। जो भी चैप्टर वाली मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाया, होप आप लोगों को इससे कोई तकलीफ तो हो ही नहीं होगी, बहुत आराम से एक एक लाइन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से पढ़ जाओ, पूरी अच्छी तरह से एक एक लाइन पढ़ो बेटा आप लोग, ठीक है? और फिर कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात करना। कल के डेट में क्लासेस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रॉब्लम, ठीक है? ओके सर। अब सबको समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय। बाय सर।